नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। महाराष्ट्र में क्लाइमेक्स अभी बाकी है, बस चंद घंटों का इंतजार, फिर देश के सामने होगा महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है, हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या शिंदे को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और सूत्र बताते हैं कि सीएम पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। आरएसएस और बीजेपी उनके नाम को लेकर सहमत है। खबर यह भी है कि फडणवीस और शिंदे को ढाई साल मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर भी मुहर लग चुकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान आज देर शाम या फिर कल सुबह तक हो सकती है। खबर यहां तक है कि फडणवीस को 2.5 साल तक सीएम और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया जा सकता है। सियासत के जानकार चौंकाने वाले चेहरे की तरफ भी इशारा करते हैं, जैसा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी हो चुका है। पीएम मोदी इन राज्यों में बड़े चेहरों को साइड कर फ्रेश चेहरों का मौका दे चुके हैं। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही स्ट्रोक चलने की तैयारी हो रही है? तमाम कयासों के बीच अपने अपने नेता के लिए दावेदारी का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी के नेता फडणवीस को चेहरा मानते हैं, तो शिंदे गुट के कुछ नेता शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात पर जोर दे रहे हैं। उधर अजित गुट से भी ऐसे दावे सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर 3 चेहरे महाराष्ट्र की सियासत में आज सबसे अहम हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही मुख्यमंत्री हों। किसी ओबीसी चेहरे पर भी विचार किया जा सकता है। फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है, इसलिए मोदी इंडिया गठबंधन के जाति कार्ड को कुंद करने के लिए किसी ओबीसी या दलित चेहरे को भी सीएम की कुर्सी तक ला सकते हैं। तो इंतजार अब ज्यादा करना नहीं होगा, क्योंकि कल ही विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लिहाजा अगले चंद घंटों में नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इन सब के बीच सियासी गलियारों में गूंज रहे कुछ बयान आपको सुनाते हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। एक शिव सैनिक होने के नाते मेरे ये स्वाभाविक मांग है कि मेरे ही नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जितना अच्छा काम किया 2.5 साल में, जो लोगों के सामने योजनाएं लाई, उसके माध्यम से लाडली बहना जो योजना है वो सबसे पॉपुलर होगी। और अगर आप एक सेंसस ले लो तो उसमें एक भी पता चलेगा कि एक पॉपुलर चेहरा जो महाराष्ट्र की राजनीति में उभर के आया है वो एकनाथ जी शिंदे साहब का है, जो आश्वासक चेहरा है। और उस चेहरे को वापस मुख्यमंत्री पद पे देखने की मनीषा हर एक आम नागरिक की। एकनाथ शिंदे हो या सब कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग कि मुख्यमंत्री दोबारा एकनाथ शिंदे होने चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। क्या ये पोजीशन बनी हुई अभी भी? मुझे कुछ पता नहीं है क्या। अब ऐसा जर होगा तो अजित दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। ये उनका फैसला होगा, उनके पास बहुमत है, बहुमत के ताकत पर, बल पर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और मोदी और शाह जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लेकर दिखाया है। बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करेगी, मोदी शाह तय करेगी। भाजपा का मुख्यमंत्री होना। तो आज की दहाड़ शुरू करें उससे पहले सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। महायुति में बेस्ट सीएम फेस आखिर कौन है? क्या महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? क्या 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर राजी होंगे शिंदे? क्या 2.5 साल वाला फॉर्मूला कारगर भी होगा? और क्या नया चेहरा लाकर पीएम मोदी चौंका भी सकते हैं? इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दें। सीए समीर बाकरे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चित्रा बाथम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, संजय द्विवेदी जी, नेता उद्धव गुट से, गुलाब चंद दुबे जी, नेता शिंदे गुट के, सीमा मलिक जी, नेता शरद गुट, और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, नेता अजित गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन पहला सवाल समीर जी आपसे ही कि क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद एक बार फिर से संतोष करने वाली है? बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी इस बार ऐसा देखा गया था, या इस बार बीजेपी का चेहरा ही आगे होगा? नमस्कार जी, देखिए, पहली तो बात यह है कि अभी कल ही महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त ने अपनी अधिसूचना निकाली है जिसमें 15वीं विधानसभा जो है वो प्रस्तावित हो चुकी है। तो आपने जो बोला कि कल कुछ चंद घंटे बचे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। 15वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। तो अब कैसे हमारे पार्टी में एक तय प्रणाली है, हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और आपने देखा होगा कि हमारे शीर्ष नेताओं ने
चुनाव से पहले ये क्लियरली कहा था, अमित भाई ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम चुनाव के बाद बैठ के तीनों पार्टियों के साथ बैठ के हम मुख्यमंत्री का चेहरा हम घोषित करेंगे। तो ये देवेंद्र जी और एकनाथ जी और अजीत दादा ये सभी ने वो चीजों को दोहराया है। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है कि अभी हर पार्टी अपना अपना नेता चुन रही है, बाद में महायुति का विधान सभा का नेता चुना जाएगा। तो एक जो प्रक्रिया है, ये जो आप अटकलें लगा रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है या किसी का स्ट्राइक रेट ज्यादा है, तो ये हमारे यहाँ तय प्रोसेस है। हम लोग बहुत मैच्योरिटी से इस नहीं, विषय सिर्फ को अटकलें नहीं डील है करेंगे। समीर जी, आपने नेताओं के बयान भी सुने, हर गुट की तरफ से ये चाहत और होनी भी चाहिए, शायद महत्वाकांक्षाएं हर नेता में होती हैं और है भी, देखिए, हर मैं गुट ऐसा चाहता है कि बोलता हूं उनका कि नेता हर- मुख्यमंत्री बने, लेकिन सवाल हर वही पार्टी है का कि क्या कार्यकर्ता बीजेपी चाहता इस है बार कि फिर अपने से पार्टी का संतोष करेगी? मुख्यमंत्री बने। हाँ बोलिए। देखिए, हर पार्टी का मैं कार्यकर्ता वही कह रहा चाहता था है कि हर अपने- नेता की महत्वाकांक्षा होती है कि और उनके उसमें नेता कोई आगे गलत नहीं बढ़े। है। हाँ, हर बिल्कुल। पार्टी का आदमी अपना हाँ। चाहता है कि अपना नेता मुख्यमंत्री बने। मैं भाजपा हूँ तो मैं भी चाहूंगा कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो तय प्रक्रिया है, हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने जो निर्णय किए हुए हैं और उस निर्णय के हिसाब से हम महायुति की मीटिंग और सब करके ही सब सलाह मशविरा करके ही करेंगे। ऐसा कोई यूनिलैटरल डिसीजन नहीं रहता है। तो हम एक साथ चुनाव लड़े हैं, इतने अच्छे से हमको मैंडेट मिला है, तो हम उस मैंडेट का सम्मान करते हुए चर्चा के साथ ये विषय हम ये करेंगे। लेकिन क्या उसमें क्या फैक्टर क्या होने वाला, किस आधार पर ही चुना जाएगा कि चेहरा कौन होगा? देखिए, हाँ। फैक्टर ऐसा है कि हम लोगों का एक जो पूरा नेतृत्व है वो पूरी चीजों का विचार करके सब तय करेंगे। हम लोगों का तीनों पार्टियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट लाई है, 132 सीट अब हमारी आ चुकी है, 88% का स्ट्राइक रेट है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ये देखा जाएगा कि अब और आप देखिए कि हमेशा बीजेपी ये सोचती है कि महाराष्ट्र प्रदेश के हिसाब से सबसे अच्छा क्या होना चाहिए। ये सबसे उनका हमारे पार्टी का इम्पोर्टेंट व्यू रहेगा। कोई भी चेहरा चुनने से पहले ये देखा जाएगा कि ये महाराष्ट्र के हित में क्या है, तो उस हिसाब से ही करेंगे। अब देवेंद्र जी का प्रवास आपने नगर सेवक से, मेयर से लेके, विधायक से लेके मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, डेप्यूटी सीएम, तो देवेंद्र जी ऐसे व्यक्ति है कि वो हर रोल में एक कुशल प्रशासक है। तो नेचुरली उनका भी मुख्यमंत्री बनना, मतलब सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये तय प्रक्रिया, मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि ये प्रक्रिया से ही होगा। ये मतलब कोई भी नेता कुछ भी बयान दे, कोई भी पार्टी के रहे, मैं सबका सम्मान करता हूँ और उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ, लेकिन प्रक्रिया जो है वो हमारे पार्टी में एक बहुत सुलझी हुई प्रक्रिया है, उस हिसाब से होगा। ठीक है, ब्रजवंश श्रीवास्तव जी, आप लोगों को भी उम्मीद होगी कि अजित पवार, जिनसे उम्मीद कम की जा रही थी लेकिन परफॉर्मेंस उन्होंने भी बराबर की दी है, उस आधार पर आपके गुट से भी ये चाहत तो होगी कि अजित पवार मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या दावेदारों में उनका नाम भी चल रहा है? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जिस समय हम लोगों ने महायुति के चुनाव की तैयारी शुरू की थी, हम लोगों ने 288 सीटों पे अपने कैंडिडेट फाइनल किए थे। तो हम तो 288 सीटों पे बात कर रहे हैं और 288 सीटों ने के एवज में जो जनता ने हम लोगों को जनादेश दिया है, वो कोई बटा हुआ जनादेश नहीं है। वो जनादेश पूरी हमारी महायुति को है और उस जनादेश के आधार पर हमारा मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। इस पर किसी प्रकार की कोई, मेरे को ना तो मुझे कोई संशय है और ना ही आपके दर्शकों को होना चाहिए। हम महाराष्ट्र को इतना बेहतर एक नेता देंगे मुख्यमंत्री के रूप में, जो 24 घंटे मेहनत करके महाराष्ट्र को देश के सबसे नंबर 1 का राज्य बनाएगा और महाराष्ट्र के आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए, उसको समृद्ध बनाने के लिए राज्य नेक कर देगा। ये मैं जरूर वायदा कर सकता हूं। आज हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो जनादेश हम लोगों को मिला है, उस जनादेश के अनुरूप हमारी सरकार का संचालन हो। आज ही अगर पहले ही दिन से हम लोग इस बात पे बढ़ जाएंगे कि हमारे कितने हैं, बीजेपी के कितने हैं और शिवसेना के कितने हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने उस मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे और जनता के बीच में भी हमारी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। तो ये 5 साल का जो पीरियड है, ये 5 साल का पीरियड हमारा इस देश में महाराष्ट्र को नंबर 1 का प्रदेश बनाना है और साथ ही साथ इसकी समृद्धि से हमको अपने देश को, अपने राष्ट्र को भी मजबूत बनाना है। ये हम लोगों का संकल्प है और इसी दिशा में हमारे नेता भी सारा काम कर रहे हैं और इसी दिशा में मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1-2 रोज में मुख्यमंत्री का भी फैसला हो जाएगा। ठीक। संजय द्विवेदी जी, लगातार आपके दल की तरफ से लगातार ये मुद्दा बनाया जा रहा था कि बाहरी लोग आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बाहरी लोग ही सत्ता की कमान संभालेंगे। हालांकि इस नैरेटिव को चुनाव में उतनी तवज्जो तरजीह नहीं मिली। अभी भी इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश आपका दल क्यों कर रहा है? संजय राउत क्यों कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? देखिए,
पहले तो मैं बात करूंगा इस बात की कि 2019 में आप पीछे जाइए थोड़ा सा, 2019 में आइए आप। 2019 में क्या हुआ था कि उद्धव ठाकरे के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें 2.5 साल का मुख्यमंत्री तय करने की बात हुई थी, लेकिन कहा गया था देवेंद्र फडणवीस को हमने जो है वो हमने आईना मतलब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में हमने रखा हुआ सामने, और उस पर चुनाव हुए, इसलिए मुख्यमंत्री वही बनेंगे, आप 2.5 साल वाला नहीं चल पाएगा। चलिए ठीक है, खैर वो इसका अजीत दादा पवार को बना दिया 80 घंटे के लिए, फिर हमारी टूट गया, कोई बात नहीं गठबंधन। लेकिन आज की डेट में देवेंद्र फडणवीस के मैंने भाषण सुना था, उन्होंने कहा शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, शिंदे के मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ था कि हम जो आने वाला दिन है वो मुख्यमंत्री शिंदे बनेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इंटरनल मामला किसी बने, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन यही चीज देखिए आ गई है जो 2019 थी वही 2024 में आ गई कि शायद अब हर आदमी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा जो है पहले आगे कर देना चाहिए था, शिंदे जी को हटा देना चाहिए था। तो ये जो चलिए वो तो चलिए वो तो उनकी चुनावी रणनीति थी, वो कैसे लड़ेंगे आप कैसे तय करेंगे? मैं दूसरी बात करने जा रहा हूँ आयुष जी, परजीवी वाली बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी अपने भाषण में, बड़े जोर जोर से उन्होंने परजीवी वाली बात पे कहा था कि साहब राहुल गांधी की जो पार्टी है वो परजीवी हो गई है। मैं कहना नहीं चाहिए हमको, माननीय मोदी जी हमसे बड़े हैं, संवैधानिक पद पे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आज परजीवी होके तो वो खुद ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सब पार्टियों का वो लेके आज वो बने, 240 उनके पास है, बाकी पार्टी समर्थन लेके बने हुए हैं। दूसरी बात 30 साल पहले 25 साल पहले तो वो फॉर्मूला तो उद्धव ठाकरे भी उसी आधार पर गठबंधन में ही सरकार चला रहे थे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अभी भी ये नैरेटिव आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है कि बाहरी किसी को लाकर बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी? कोई भी बनेगा वो महाराष्ट्र का ही तो होगा। संजय जी, अरे आयुष जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी 30 साल पहले आए थे और परजीवी बन के उन्होंने संगठन में। संजय जी ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दिए। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। मेरा सवाल जो है, संजय राउत अभी भी क्यों उसी बात पर अड़े हुए हैं कि किसी बाहरी को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? ये तो वाला कंसेप्ट तो आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री बने, कोई निरुपभ हो, हमें क्या हानि। अब उन्होंने अपनी बात कही, जैसे मैंने अभी अपनी बात कही, मैंने कहा जब शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है तो दूसरा क्यों? मैं तो ये बात कह रहा हूँ। नेतृत्व में चुनाव लड़ना और सीएम फेस होना, ये दोनों में फर्क तो है ना। क्यों? सीएम फेस तो बनाया गया था ना, सीएम फेस बनके चुनाव लड़ाया गया। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ भाई। हमने ठीक है समीर जी, मैंडेट शिंदे के नाम पर है और आप लोग अब डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत छोटा सा सेक्शन, फिर मैं चित्रा जी के पास जाऊंगा। हाँ, जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे संजय राउत जी है, ये तो इनको ना सीटें आई थी ना कुछ आया था, लेकिन नाना पटोले जी और संजय राउत इस पे लड़ पड़े थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी अमित भाई की जो हुई है, आप एकदम क्लियरली देखिए, उसमें देखा है कि आज के मुख्यमंत्री हमारे शिंदे जी है। हम चुनाव के बाद हम तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री रहेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो उभाटा की जो पार्टी है, उन्होंने अपने अंदर देखना चाहिए। आज उनके साथ 2019 में उन्होंने जो बीजेपी के साथ धोखा किया, उसके कारण आज उनकी जो अवस्था हुई है उस पर ध्यान देना चाहिए। आज भी संजय राउत अलग अलग विषयों पे बोल रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो संजय राउत को कोई सीरियसली लेता नहीं है ना, मीडिया भी क्यों उतना सीरियसली उनके बयानों को तवज्जो देती है, मुझे नहीं समझता। सर पार्टी के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, वही उनका वर्जन रखते हैं, उनकी पार्टी आज से उनको सीरियसली नहीं लेगी। उनके एडवाइस के कारण ही ये सब हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच महायुति में अच्छा तालमेल है। ये कुछ तभी नए इश्यूज तैयार करने की कोशिश हो रही है, इनका कोई ये प्रयास सफल नहीं होगा। ठीक है चित्रा जी, सवाल यही है, हालांकि बीजेपी और महायुति लगातार ये डिस्कशन कर रहे हैं कि उनकी तरफ से चेहरा कौन होगा, और मुमकिन है कि कुछ ही घंटों में कल तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया इस पर? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संयुक्त हार थी या अलायंस में भी कुछ कमजोर कड़ियां ऐसी रही जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी इस नतीजे तक, इस आंकड़े तक सिमट गई? आयुष जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, सुन पा रहा हूं मैं आपको। आशी जी, इससे पहले तो ये जो घमासान शुरू है महायुति के अंदर, आप अगर देख सकते हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला कोई बोला है, और अजीत पवार जी ने तो इस फॉर्मूले को सिरे से निकाल दिया है कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला उनके संज्ञान में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षा है, और इसीलिए तो शायद उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया था कि वो भी सीएम बनना चाहते हैं। तो क्या उनकी महत्वाकांक्षा को एक दरकिनार कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जहां बात शिंदे जी की है, देवेंद्र फडणवीस जी की है, ऐसा ही मराठा आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के
समय में महाराष्ट्र के अंदर और शिंदे जी के नेतृत्व में उन्होंने अगर लड़ा तो जी का एग्रीमेंट होगा एट पार इन महाराष्ट्र की एक मराठा जो फेस है इसका पहला मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसके जैसा मैंने आपको कहा कि स्ट्राइक रेट तो सभी उसमें अच्छी थी, तो किस तरीके से उनको हर एक को एक मौका मिला जाएगा ये तो बात होगा, कौन किसका कब तक देगा ये भी देखने लायक होगी। जहां तक महाविकास आघाड़ी की बात है, हाँ हमारी निराशाजनक हार हुई है। बहुत ही हमने मेहनत की थी, जो संदेश है शायद जनता तक नहीं पहुंच पाया था या फिर और भी जो कारण है ये अभी तक समीक्षा चल रही है, शुरू हो रही है। आपने देखा कि आज जिस तरीके से संसद का जो घेराव करने की कोशिश करी थी गठबंधन ने, वो भी कहीं ना कहीं किनार कर दिया था। तो इस पे एक एट लेंथ स्ट्रैटेजी चित्रा जी, जैसे आप चाह रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय हो और मराठा चेहरा हो, उसी तरह से हार की भी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी चाहिए ना अघाड़ी में, और वो भी ऐतिहासिक हार की जिम्मेदारी। हाँ, हम इस बात से कहीं पे नकार नहीं रहे हैं कि हमारी एक ऐतिहासिक हार हुई है, कहीं ऐतिहासिक जीत हुई है तो ऐतिहासिक भी हुई है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कहा कि बहुत सारी स्ट्रैटेजी चल रही है हमारे के अंदर, और उसी के मद्देनजर जो मीडिया अभी तक दिखाएगा नहीं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगी और उसके चलते हुए बहुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीमा मलिक जी, सवाल वही आपसे भी है कि क्या ये मराठा मुख्यमंत्री वाली अस्मिता का एक मुद्दा होगा, क्योंकि जो पोस्ट एनालिसिस आंकड़े सामने आए या जो तथ्य रखे गए उसमें ये भी कहा गया कि मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से ओबीसी वोट जो है वो बीजेपी के साथ और कंसोलिडेट हुआ और मराठा वोट भी बीजेपी के साथ गया उसके लोकल क्षत्रपों की वजह से। तो ऐसा कोई नुकसान हुआ बीजेपी को कहीं पर, दोनों तरफ नहीं देखा, ना ओबीसी में ना मराठा में। तो मुख्यमंत्री वाले चेहरे पर जो कांग्रेस का तर्क है उससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए ये मतलब देखिए ये सब तो विश्लेषण किया जाएगा और कर रहे हैं हम लोग, रिव्यू कर रहे हैं कि क्या कहाँ पर क्या ऐसी चीज होगी कि इस तरह के रिजल्ट हमको देखने को मिले हैं और मतलब बहुत ही निराशा हुई हम लोगों को। पर मैं ये कहूँगी कि हम निराश हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम हताश हैं। हम फिर आएंगे, ये मैं बात आपको कह सकती हूँ। हम लोग जरूर मंथन करेंगे जो ऐसा क्यों हुआ। और जहाँ तक देखिए रिजर्वेशन वाली बात है, अभी तो देखिए हर लेवल पर ही आप देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक कम्युनल कैंपेन था इनका, जो भी हिंदुत्व और जो पटेंगे कटेंगे ये सब, इन सब चीजों में शायद जो रियल इश्यूज थे महाराष्ट्र के वो खो गए और मतलब शायद इसलिए भी हम लोग नहीं कर पाए। और जिस तरह से देखिए जो मनी है, ये जो एक लाडली बहना योजना थी उसमें एकदम से इतने सारे पैसे दे देना, ये सब इश्यूज जो थे वो शायद जो रियल इश्यूज थे, जो फार्मर्स के इश्यूज थे, या जो भी मराठा एंड ओबीसी के रिजर्वेशन का भी तो कोई ऐसा कुछ हल हुआ नहीं है अभी तक। पर शायद ये इश्यूज जो थे वो खो गए, शायद महिला सुरक्षा या जो अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन वगैरह था, जो वो इश्यूज इनमें खो गए जिस तरह से उन्होंने। लेकिन जो भी डीबीटी से जुड़ी हुई योजनाएं थी, कांग्रेस का खुद का ये मैनिफेस्टो भी रहा है, चाहे वो 2019 के इलेक्शन में न्याय योजना की बात दोहराई गई थी, उसके बाद भी कई राज्यों में हमने देखा इस तरह की ट्रांसफर स्कीम शुरू की गई, चाहे वो हिमाचल की बात की जाए, इसके साथ साउथ में तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, कांग्रेस भी ऐसा कर ही रही है। आपके लास्ट पार्टनर आप एक योजना ले आते हैं जो कितना इफेक्ट करती है, जिसको कि शायद आप लोग भी मान रहे हैं कि एक ऐसी योजना को आप ले आए उसमें, और उसमें एकदम से लोगों के पास बैंक में इतना पैसा आ जाना, जो एक हमारी कंट्री के जो मतलब पुअर लोग हैं जिनको शायद ये मनी बहुत मैटर करती है, तो वो सब चीजें उन्होंने स्ट्रेटजी। मैं वही कह रहा हूँ सीमा जी, दो राज्यों के नतीजे आए, दोनों राज्यों में इसको एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। एक आपके पक्ष में गया, क्या आपके खिलाफ गया? और हम आज भी उन इश्यूज को उठाएंगे। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र के जो रियल इश्यूज थे वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। सीमा जी, वही मैं कह रहा हूँ कि दो राज्यों के नतीजे आए, दोनों राज्यों में इस तरह की योजना का फायदा जो है वो सत्ताधारी की पार्टी को मिला है, लेकिन बीजेपी उसे खारिज नहीं करी। बीजेपी जनादेश को स्वीकार भी कर रही है और साथ ही ये माना जा रहा है कि दोनों ही राज्यों में इसका असर पड़ा ही है। तो किसी राज्य में आपके पक्ष में गया, किसी राज्य में आपके खिलाफ गया, और कहाँ हमारी गलतियां हुई हैं वो भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। एंड देखिए बहुत फैक्टर्स होते हैं इस चुनाव में, तो एक ही चीज को हम नहीं कह सकते। पर जो मेनली जो एक हिंदुत्व का इशू था, जो कम्युनल इशू था, शायद वो मतलब फेड आउट हो गया। हमारी योजना या हमारे जो रियल इश्यूज थे महाराष्ट्र के, शायद उनके ऊपर वो छा गया, शायद उसमें खो गया वो चीज।
तो वो बात तो माननी ही ठीक पड़ेगी है, उनकी। ठीक। समीर तो बाकरे जी, जैसे अगर आपका मैंडेट वाइज देखा माइक्रो जाए तो मैनेजमेंट रहता है, असली जैसे शिवसेना वाला जो एक क्लेम था, कम से कम मनी का जनादेश के हिसाब से मतलब वो जितने शिंदे के साथ संसाधन जाता उनके हुआ पास दिख रहा है, और जो है, फैसला अभी तक आयोग का रहा है उस हिसाब से भी क्लेम उनके पास ही है। लेकिन अगले साल जो बीएमसी के इलेक्शन होंगे वो भी एक तरह से आखिरी किला है उद्धव गुट का। उससे पहले एकनाथ शिंदे को हराने का रिस्क क्या महायुति ले सकती है? देखिए, जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है या जो बीजेपी की आइडियोलॉजी और शिवसेना की आइडियोलॉजी थी, तो 2019 में तो हमने साथ में चुनाव लड़े थे। तो जब 2019 में जनता ने मैंडेट भाजपा और शिवसेना को दिया था, तो उद्धव जी ने सत्ता के लालच में आके ये काम किया था। अब ये जैसा उनका जो रियल शिवसेना किसकी है क्या है, वो अपना कैसे घर संभाले, अब ये उनका मामला हो गया। हम लोग तो हर चुनाव को, उस चुनाव को जो जनता के विषय उसी को लेके जाते हैं। जैसा आज अभी मेरे पहले की प्रवक्ता कह रही थी कि हिंदू रियल मुद्दे महाराष्ट्र के सामने नहीं आए। मैं तो बोलूंगा कि लाडली बहन योजना महिलाओं के लिए हमने किया, युवकों के लिए युवा प्रशिक्षण योजना लाई थी हमने, फिर किसानों के लिए किसान सम्मान योजना है, हमने कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र भर किए। चाहे आप लोग मेट्रो ले लो, अटल सेतु ले लो, कोस्टल रोड ले लो, समृद्धि महामार्ग ले लो। देवेंद्र जी उनके भाषणों में हमेशा बोल रहे थे कि एक महाविकास आघाड़ी अपने प्रोजेक्ट्स तो बताए जो उन्होंने लाए और कंप्लीट किए। उसके इसमें देवेंद्र जी हजारों प्रोजेक्ट बता रहे कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जनता क्या आपको सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके, इन्होंने तो 3,000 का वादा किया था, तो जनता ने इन पे विश्वास नहीं किया। तो जो वादा जो भी करते हैं उसके ऊपर किसकी विश्वसनीयता है ये भी जनता देखती है। तो जनता जो है वो जनता जनार्दन है, और उनको उनका जो फैसला है वो ठीक है। जो मेरा सवाल था कि क्या एक तो कांग्रेस ने भी सवाल पूछा, चित्रा जी कह रही हैं कि अगर एकनाथ शिंदे को हटाएंगे तो ये मराठा अस्मिता वाला मुद्दा होगा, उस पर जवाब। और दूसरा, क्या ये बीजेपी सच में रिस्क ले सकती है अगले साल के बीएमसी इलेक्शन से पहले कि शिंदे को हटाया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट को सबसे बड़ा डेंट बीजेपी ने शिंदे गुट की बदौलत ही दिया है, और आखिरी किला जिसको मैं बीएमसी के हिसाब से देख रहा हूं। देखिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि मराठा मुख्यमंत्री और ये सब, तो ये जो राहुल गांधी और इनके जो शीर्ष नेता है, यही तो आज हमारे मोदी जी ने संदेश दिया है कि एक है तो सेफ है। ये समाज को ये जातियों में बांटना चाहते हैं और धर्मों में बांटना चाहते हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं देखते। हम लोग तो जो भी चीज करते हैं महाराष्ट्र के फेवर में। जब सरकार बनती है केंद्र में तो पोर्टफोलियो के सामने अब जाति कैटेगरी लिखकर भी आती है कि किस मंत्री को किस कैटेगरी से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। समाज के हर समाज के हर घटक को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक सर्वसमावेशक पार्टी है। लेकिन एक कुछ ऐसा विवाद खड़ा करना जो विवाद ही नहीं है, ये तो मुझे नहीं लगता सही बात है। क्योंकि मैंडेट जो है जनता ने पूरे महाराष्ट्र के जो भी मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, ठाणे, सभी ने मैंडेट दिया है। हर जगह महायुति जीती है। हर समाज के हर तबके ने मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या बीजेपी रिस्क ले सकती है शिंदे को हटाने का बीएमसी इलेक्शन से पहले? देखो, बीएमसी इलेक्शन भी हम पूरी ताकत के साथ महायुति में लड़ेंगे। हम उससे कोई मुख्यमंत्री कौन होगा क्या होगा ये तो मैंने आपको पहले प्रक्रिया बताई है। उसके कारण आज अगर 4 साल बाद कोई चुनाव हो रहे तो उसके लिए हम ये नहीं करेंगे। आज जो जनता का जनादेश है उस हिसाब से हम लोग सब करेंगे। जो पहले तय हुआ है महायुति की बैठकों में, उसी हिसाब से जाएंगे हम लोग। चित्रा जी, उनका मुद्दा है एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, जबकि दूसरी तरफ आप लोग के यहाँ तो खींचतान दिख रही थी, मुख्यमंत्री बनेगा कौन इसकी लड़ाई पहले ही हो गई थी नतीजे आने से पहले ही। ये भी वो चुन लेंगे, उनका दावा है। समीर जी का देखिए, सीएम का तो मुद्दा जो है वो थोड़ी टाइम के लिए अगर हम साइड में रखें तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, ये आज भी हमें खुल के बता दें कि मराठा आरक्षण पे इनका क्या स्टैंड, इनका जातिगत जनगणना पे क्या स्टैंड है, इनका ओबीसी का जो राजकीय आरक्षण गया था महाराष्ट्र में सबसे पहले, तो उसके ऊपर आज की तारीख में क्या स्टैंड है जिसकी वजह से महानगर पालिका। तो मैं वही पूछ रही हूँ। इन्होंने कहा कि अगर ये एक है तो इनको बताना चाहिए कि फिर ये आरक्षण देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। समीर जी, और देखिए इन्होंने ऑलरेडी मराठा आरक्षण दिया हुआ है। हमने पहले देवेंद्र जी ने दिया था, हमने हाई कोर्ट में भी उसको मेंटेन किया। आपकी जो सरकार आई थी तब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं टिका पाए। तो ये आपकी विफलता थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आपने सही तरीके के वकील नहीं लगाए और वो आरक्षण नहीं टिका। आज तो आरक्षण, मराठा आरक्षण है, आज हमने दिया है, उसी बेसिस पे काफी भर्तियां भी हुई है। समीर जी, सवाल वही है कि क्या एक बड़ा रिस्क नहीं होगा शिंदे को बीएमसी इलेक्शन से पहले हटाना?
देखिए, मैंने इस चीज का आपको पहले भी जवाब दिया है। हम लोग जो हमारा तय कार्यक्रम है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। महायुति की जो तय स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से होगा। तो उसमें सभी मुद्दे, बीएमसी का मुद्दा आप जैसा बार बार उठा रहे थे, 50 मुद्दे हैं। तो ये सब सोच के ही हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर राष्ट्रीय लेवल पर भी देखिए समीर जी, तो एनडीए ने बिहार में भी इसी तरह के फॉर्मूले पर काम किया है और ये एनडीए की सरकार 240 वाली है, 300 प्लस वाली नहीं है। क्या ये फैक्ट कंसिडरेशन में नहीं होगा जब मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा? या बीजेपी सबसे बड़ा दल है, ये सबसे हावी फैक्टर है? हमारा जो चुनाव के पहले जो गठबंधन बना था महायुति का, हमने ये सब मुद्दों पे विस्तृत चर्चा की है। तो जब भी अभी जैसा अभूतपूर्व मैंडेट आएगा, हम जैसा कांग्रेस या शिवसेना उभाटा वाले नहीं है कि हमारे एक परिवार के आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाना ही है। हम तो जनता के लिए सोच रहे हैं। नहीं, लेकिन झारखंड की परिस्थितियां देखिए, वहां इंडिया अलायंस है, वहां तुरंत उसी दिन फैसला हो गया। हेमंत सोरेन नहीं, तो उससे क्या हो रहा है? मतलब आप मुझे बताइए कि जो तय प्रक्रिया है, जो प्रोसेस फॉलो करना है, हम लोग विधायक अपने अपने यहाँ से मुंबई में आएंगे, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने मुंबई आ रहे, हमारी विधिमंडल का नेता पहले तय होगा, हर पार्टी अपनी विधिमंडल का नेता तय करती है। तो इसमें जल्दबाजी क्या है? मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि झारखंड ने इसलिए डिक्लेयर कर दिया तो हमने भी करना चाहिए। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हम लोग सब बैठक करके उसके बाद तय करेंगे। चित्रा जी बताइए, और जो उनके यहाँ तय प्रक्रिया उसी का पालन हो रहा है, उसमें नया क्या है? और पहले से विधायक दल का नेता कैसे चुना जाएगा? तो विधायक दल ही चुनेगा ना अपना नेता। चित्रा जी, आयुष जी, आपका सवाल रिपीट करें प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जो तय प्रक्रिया है कि विधानमंडल का नेता चुना जाता है, विधायक दल अपना नेता चुनता है, फिर सारे विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे, यही प्रक्रिया, इसी का पालन बीजेपी कर रही है। हाँ, जल्दबाजी तो इनको शायद जून 4 के बाद भी नहीं थी, इसीलिए विधायक दल का नेता चुनने से पहले ही इन्होंने मोदी जी को बैसाखियों के सहारे पे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। यहाँ पे इनको शायद उस चीज की जरूरत नहीं है। कल जो लास्ट डेट है सरकार की, जो पिछली विधानसभा की सरकार की, शायद समीर जी ने ही बताया, शायद मैं अगर सही कर रहा हूं, विधानमंडल विधानमंडल का वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नई विधानसभा है, उसकी अधिसूचना निकल चुकी है। तो अभी 15वीं विधानसभा अभी अस्तित्व में आ गई है। तो अभी उसमें कोई ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन वाला मामला नहीं, ऑलरेडी राष्ट्रपति शासन वाला मामला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी विधानसभा की अधिसूचना कल जारी हो गई राज्यपाल। तो इनसे पूछ लीजिए फिर कितने और लगेंगे इनको। अरे आप अपने इसमें ध्यान दीजिए ना, आपकी इतनी बुरी हार हुई है, आप आत्मचिंतन कीजिए। महाराष्ट्र की जनता के साथ हमारा जो ये है हम करेंगे, उसके साथ हम लोग तय कर क्या हम सवाल नहीं कर सकते? आप सवाल कीजिए ना, लेकिन हमने आपको प्रक्रिया बताई है ना, हमने आपको प्रक्रिया बताई है। हम तो प्रक्रिया के हिसाब से जाएंगे, वो आपके हिसाब से नहीं जाएंगे। प्रक्रिया पड़ी थी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तो आपने कभी भी गठन भी नहीं किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हम आपने डिक्लेयर कर दिया गया। तो आपको इतनी क्यों ये हो रही है कि आप हड़बड़ी में क्यों है? मुख्यमंत्री होगी, आज सरकार है, आज हमारे बुलावा करने वाले हैं, वो तो जनता के सामने आना चाहिए। अगर आपका जनता के सामने हमारे चुनाव का पूरा एजेंडा भी आया था, ठीक है ब्रिजमोहन जी, एक तरफ चर्चा ये हो रही है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे, एक चर्चा ये हो रही है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उन दोनों चर्चाओं में आपका गुट जो है थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोगों ने गुट पे अपने इस पूरे गठबंधन को रखा ही नहीं। ये गठबंधन तीनों पार्टियों का एक गठबंधन है और इसमें हमने 288 सीटों पे चुनाव लड़ा है और जिसमें 230 सीटों पे हम लोगों को जनादेश मिला है। तो हम लोगों को इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो मैं सोचता हूँ शायद ये मापदंड जो है शायद ठीक नहीं है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, महाविकास अघाड़ी का इतना खराब प्रदर्शन हुआ है जिसपे पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन आप कल्पना करिए कि एक भी नेता ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। भाई रमेश चेन्नीथला को तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था, नाना पटोले साहब को इस्तीफा देना चाहिए था। अपने पटोले साहब ने तो खारिज कर दिया, ऐसी खबरें आई थी कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि नहीं इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ, इसके बाद भी अपनी पार्टी को इस स्तर पर लाने के बाद भी इनके नेताओं में ये संवेदनशीलता नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस मौके पर इस्तीफा देकर स्वीकार करें कि हमसे गलती हुई है और हम महाराष्ट्र की जनता को समझ नहीं पाए, हम अपने महाराष्ट्र के मतदाता को समझ नहीं पाए। ये बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा है ना, तो क्योंकि ये महाराष्ट्र की जो स्थिति है जिसमें महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से जनादेश दिया है उससे बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि उन्होंने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को पूरी तौर से नकार दिया। क्या ये असली शिवसेना वाले मुद्दे का भी इस नतीजे के साथ पटाक्षेप नहीं हो गया?
सर अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा। मैं ब्रजमोहन जी की बात का जवाब दे दूं सर। ब्रजमोहन जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारा उनको नमस्कार, जय श्री राम। जब ऐतिहासिक विजय लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिली थी तो किस किस ने इस्तीफा दिया था? हम तो स्वीकार कर रहे हैं हमारी हार हुई, ऐतिहासिक हार हुई, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई? हार को स्वीकार करना ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, और मजबूती से आगे लड़ेंगे, मजबूती से रोजी रोटी कपड़ा मकान, ये जो आपने नारे लगवाए हैं, जो आपने वादा किया लड़के बहना का, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके पीछे पड़ेंगे। जितनी वादे आपने किए हैं जनता से 5 साल, हमें यही तो नहीं, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी, कम से कम पेशकश ही हो जाती है अघाड़ी के किसी नेता की तरफ से। जो किसकी पेशकश की थी? जब किसी ने पेशकश नहीं, किसी ने इस्तीफा दिया था? कैसी बात करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ संजय जी, कम से कम पेशकश ही करवा दीजिए आप लोग। अरे सुनिए तो मेरी बात, अरे सुनिए तो मेरी, अभी सोनकर कह रहे थे प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली है तो भैया बीजेपी ने उनको रिकॉग्नाइज आज तक नहीं किया है। आज तक बीजेपी ने उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उनको नेता बनाया ही नहीं, और वो शपथ ले ली। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, नांदेड़ में भी चुनाव हुआ लोकसभा का, आयुष जी, नांदेड़ में लोकसभा चुनाव हुआ और नांदेड़ की विधानसभा सीटें हम हार गए और लोकसभा चुनाव हम जीत गए, कांग्रेस जीत गई। तो ये भैया भगवान है जनता, जनता ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। आखिरी सवाल सीमा मलिक जी, शरद गुट की अब रणनीति आगे क्या रहने वाली? मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है संजय जी, माफी चाहूंगा। सीमा जी का ही वक्त आप लेंगे अगर ऐसा होगा तो। सीमा जी, सवाल वही है कि अब शरद गुट का आगे का रुख क्या होगा? सुप्रिया सुले राज्य की राजनीति में सक्रिय उतनी नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति में, क्या राज्य की राजनीति में भी सुप्रिया सुले भी एक्टिव होंगी अब? देखिए, मैं देखो तो हमेशा से नेशनल लीडर रही हैं और वो एक्टिव होंगी नहीं, ये तो मैं आपको बताऊंगी, पर मैं आप देखेंगे हम लोग आगे क्या स्थिति रहती है हमारी पार्टी की। पर देखिए जो इस समय जो स्थिति है, आपने आज डिबेट करा है कि कौन इन तीनों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और बृजमोहन जी भी मेरे कुलीग रहे हैं और हम सब एक साथ ही रहे हैं हमेशा। और देखिए, एक अति महत्वाकांक्षा, एक आपने पार्टी तोड़ी, आप पार्टी छोड़ के वहां गए, है ना, और उसके बाद भी यदि आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो इस सबका फायदा क्या है? आज आप कहते हैं कि नहीं हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है, आपने इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए हुए हैं पूरे मुंबई में कि भावी मुख्यमंत्री बन के, और शिंदे जी का भी यही है कि अगर चलो वो तो एक बार बन भी गए, कम से कम अगर उनको नहीं बनता मुख्यमंत्री बनने के लिए, दादा हमारे आदरणीय दादा तो पता नहीं बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो जहाँ तक ये है कि हमने तो देखिए हम्बली अपनी हार को कबूल किया। चलिए, शायद महाराष्ट्र में एक फेस पर दो दल सहमत हैं, शरद गुट और अजित गुट दोनों चाहते हैं कि अजित पवार मुख्यमंत्री बने। कम से कम ये आपके बयान से झलक रहा है। अब बनेगा कौन ये तो वक्त बताएगा।